नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सर, नमस्कार। आज आपसे एक केस है जो बहुत चर्चा में रहा है। नोएडा में हुआ था, एक कोठी में बच्चों को मारता था वो उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, और फिर रेप करने की कोशिश करता था, मारकर पीछे गाड़ देता था। बताया जाता है कि वो खाता-पीता भी था, और लगातार पिछले 17-18 सालों से हम ये मामला कोर्ट में देख रहे हैं। और आज मैंने देखा कि उन्हें बरी कर दिया गया है। मामला सीबीआई के पास था। लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनके माँ-बाप इंतज़ार कर रहे थे कि कब बच्चों जो उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज खबर देखी कि वो बरी हो गए हैं। तो ऐसे में जो दोनों आरोपी थे, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अगर देखा जाए सबूत नहीं मिले, तो फिर किया किसने? और सीबीआई 17-18 सालों से क्या कर रही थी? देखिए, एक अजीब-सी हिंदुस्तान में वाक़या है कि बहुत सारे केसों में आप देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट तो अभियुक्त को सज़ा देती है और अंततः जब हाई कोर्ट में वो मामला जाता है, तो सारे अभियुक्त जो है निर्दोष करार सिद्ध हो जाते हैं और वो बरी हो जाते हैं। अभी इस मामले से पहले आपने देखा होगा कि अमरमणि त्रिपाठी, जिन्होंने मधुमिता शुक्ला एक पोएटेस थी, उसके मर्डर के आरोपी थे और वो और उनकी पत्नी, उनकी जी, पत्नी जो थी मधुमणि त्रिपाठी, उस पर ये आरोप था कि उसने किराए के गुंडे हायर किए और मधुमिता शुक्ला का मर्डर करा दिया और दोनों पति-पत्नियों को सज़ा हुई और बाद में अभी हाल में ही उनको बरी कर दिया। जी, ऐसा ही मामला ये निठारी हत्याकांड का है। 2006 में ये मामला पूरी तरह से सुर्खियों में आया और ये पता चला कि 2005 और 6 के बीच में जो मनिंदर सिंह पंढेर है और उसका जो कुक था, जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, उसने 19 बच्चों और एक युवती का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद उनकी लाशों को काटा, उनके अंगों जी, को अलग-अलग जगह फेंका। जी, कुछ जो वाइटल पार्ट होते हैं, जिगर है, लीवर है, हार्ट है, उनको पॉलीथीन की थैलियों में भर कर अपने घर में रख लिया। और ये मामला इतना चर्चित हुआ कि निठारी के लोगों को इस मामले में प्रदर्शन करना पड़ा। पुलिस ने पहली बार जैसे ही जो पायल लड़की थी, वो जिसका 20 साल की उम्र थी, उसका जो गायब होने का जो मामला था, जब उसके पिता ने सेक्टर 20 नोएडा की पुलिस को कहा, तो पुलिस ने उसको डराकर, धमकाकर भगा दिया और कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी लड़की कहीं चली गई। जी, उसके बाद जो वहाँ के आरडब्ल्यूए के एक प्रेज़िडेंट थे एससी मिश्रा, जी, उन्होंने तय किया कि हम लड़की को ढूँढेंगे और ढूँढते-ढूँढते जब उन्होंने पंडेर के घर के पीछे एक नाला था उसकी सफाई की, तो वहाँ पायल लड़की का हाथ मिला, कटा हुआ है और उससे पायल के पिता ने पहचाना कि ये उनकी बेटी है। उससे 2 महीने पहले तक लगातार वहाँ बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चों के माँ-बाप अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते थे, अब पुलिस वाले उन्हें भगा देते थे। उसके बाद जब लोगों का गुस्सा चरम पर पहुँचा, तो उन्होंने वहाँ पत्थरबाजी की, पंडेर के घर की जब तलाशी ली गई, तो उसमें लगातार कटे हुए शव बच्चों के बरामद हुए और 10 बच्चों को तो खुद कोहली ने फ़ोटो देखकर पहचाना कि मैंने इनका मर्डर किया है और तकरीबन 17 बच्चों को उनके माता-पिता ने पहचाना और इस तरह 16 एफआईआर जो हैं, वो तो सुरेंद्र कोहली के खिलाफ दर्ज हुई और 6 एफआईआर पंडेर के खिलाफ दर्ज। पंडेर जो था वहाँ का एक बड़ा बिज़नेसमैन था। वो नोएडा के घर में अकेला रहता था। उसके घर में रोज़ पार्टियाँ होती थी, शराब की पार्टियाँ होती थी, लड़कियाँ आती थी, उनके साथ रंगरेलियाँ मचती थी। बहुत सारे यूपी सरकार के अधिकारी, नोएडा गवर्नमेंट के नोएडा जो प्राधिकरण है उसके अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहाँ जाते थे। पंडेर की बीवी उससे अलग चंडीगढ़ रहती थी और पंडेर का फार्म हाउस लुधियाना में। तो एक तरह से रसूख वाले आदमी ने जब ये क्राइम किए, तो पहले तो यूपी पुलिस का कहना था कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। जब जी, दबाव हुआ, जब शव मिलने लगे, हड्डियाँ मिली बच्चों की और एक लिस्ट बनी कि 20 बच्चे गायब हैं। उनमें से 19 के शव बरामद हो गए। उनका डीएनए हुआ और पता चला कि ये शव जो है, इन बच्चों के, इनके माता-पिता सही कह रहे हैं और निठारी जो है, उसकी ज़मीन पर ही सेक्टर 31 है नोएडा का, वहाँ डी5 जो कोठी है, उसमें जो मनिंदर सिंह पंडेर है और ये सुरेंद्र कोहली, ये रहते थे
और इनकी एक नौकरानी थी जिसका नाम माया था। माया के ऊपर ये आरोप था कि ये बच्चों को बहला फुसलाकर कोठी में ले आती है और कोठी में लाकर पहले बच्चों की हत्या की जाती है, फिर जो है इनके साथ जो है बच्चों के शव के साथ वार होता है, फिर उनको शव को किया जाता है, ये किया जाता है कि उनके शवों के जो टुकड़े हैं उन्हें पॉलीथीन में रख लिया जाता है। तो पहली शक में ये हुआ कि कहीं ये बच्चों का अंग उनका जो व्यापार है वो तो नहीं करते, और उसकी भी जांच हुई। और उस जांच के बाद जो है जब ये पूरा मामला पूरी तरह से रोशनी में आया, और उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार ने इसमें जितनी ढीली बरती उसकी वजह ये हुई कि तब जो है केंद्र में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने यूपी सरकार को कहा कि आप इसकी जांच जो है सीबीआई को दो। उसके बाद ये जांच सीबीआई को गई। सीबीआई ने पूरी जांच की और जांच करके उन्होंने 16 मामलों में अपनी चार्जशीट फाइल की। अभी चार्जशीट का जो सारा लुब्बो-लुभाव है वो ये है कि हाई कोर्ट के जो विद्वान न्यायाधीश हैं, जिन्होंने ये आज फैसला दिया है, उनमें अश्वनी कुमार मिश्रा और आफताब हुसैन रिजवी, दोनों ने कहा कि इनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता और उन्हें बरी कर दिया। अब बरी करने का मतलब यह है कि या तो सीबीआई ने कोई घपला किया है या यूपी पुलिस ने किया है। लेकिन अगर पूरा मामला देखें, जिस समय ये खबर आ रही थी 2005 और 6 में, तब ये साफ था कि यूपी पुलिस जानबूझकर इस मामले में जो वाइटल प्रूफ होते हैं, जो गवाही होती है, उन सबको बदलने में लगी हुई थी। और बदलने का नतीजा ये रहा कि अखबार में तो चटपटी खबरें आई, लेकिन जो है इनके खिलाफ कोई मजबूत चार्जशीट फाइल नहीं। अब चार्जशीट के बाद जो है जब मुकदमे चले, तो पहले तो 2009 में पंडेर को जो है बरी कर दिया अदालत ने। के बाद जो है 12 मामलों में जो सुरेंद्र कोहली है उसको फांसी की सजा हुई, 2 में पंडेर को हुई। और इस फांसी की सजा में जो सबसे अजीब सी बात है वो ये हुई कि 9 जुलाई 2014 को एक मामले में जब सुरेंद्र कोहली को फांसी होनी थी, तो रात को ही जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश वहाँ की जेल में पहुंचा, और जेल के अधीक्षक उस समय के जो थे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन मुस्तफा। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा पर रोक लग गई है, और उस समय सुरेंद्र जो कोहली है उसकी फांसी नहीं हुई। अब फांसी नहीं होने के बाद ये मामला फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले महीने इसकी सुनवाई हुई। और पिछले महीने जो सुनवाई हुई उसमें इसको ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया, और आज जो ये ऑर्डर आया है ये बड़ा जो है हृदय विदारक है। एक ऐसा है जिसमें कि आप समझिए 20 बच्चों का, जिसमें महिलाएं ही महिलाएं हैं, यानी समझिए कि लड़कियां ही हैं, उनके साथ लोगों ने पहले उनका अगवा किया, फिर उनके साथ मर्डर किया उनका, फिर उनके अंगों को काटा, फिर उनके अंगों को खाया, पकाया, नरबख्शी वाला काम किया, फिर उनके साथ जो है यौन उत्पीड़न किया उनका, जो महिला है पायल, उसके साथ बलात्कार किया गया। और ये सारी बातें जो है सुरेंद्र कोहली ने 10 खूनों को तो स्वीकार किया कि 10 लोगों को मैंने मारा, और मैंने जो है पायल के साथ रेप किया, और पायल को जो है फिर मार डाला। अब उसके बाद जो है ये सारा इस मुकदमे में जो 2 बड़ी कड़ी थी, वो 2 कड़ी, एक तो ये थी कि पहले जो लाई डिटेक्टर है, वो इनका किया गया। लाई डिटेक्टर में पता चला कि इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसमें डीएनए की जांच हुई, और डीएनए में पता चला कि अलग-अलग लोगों के शव हैं, अलग-अलग बच्चों के शव हैं, और उसकी रिपोर्ट हुई। अब उसके बाद अगर आप देखें तो अचानक ये क्या हुआ कि उन्हें अदालत ने कहा कि भई इन्होंने तो कोई अपराध किया ही नहीं किया है, और ये बरी हो गए बाइज्जत। तो ऐसे हालत में निठारी के लोगों को, जो 17-18 साल से इस उम्मीद में थे कि उनके बच्चों की हत्या के जो मुजरिम हैं, उन्हें फांसी की सजा मिलेगी, वो नहीं हुई। आज का दिन जो है उनके लिए बड़ी निराशा और हताशा और अंधकार भरा हुआ है। अब ऐसी हालत में अगर हम देखें, तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नज़रिया जो है, वो इतना ढीला है कि जैसे बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा कि जब भी मान लो किसी हाई कोर्ट से किसी अभियुक्त को बेल मिलती है, जैसे आप देखिए भीमा कोरेगांव के अभियुक्तों को बेल मिलती है, बेल मिलने से पहले वो छूटे, इससे पहले ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार दौड़कर जो है सुप्रीम कोर्ट चली आती है और कहती है जी इनकी जो बेल पर रोक लगा दो। अब जो इन अभियुक्तों की रिहाई होनी है, पंडेर की और कोहली की,
उस पर राज्य सरकार बिल्कुल ढीली है। वो कह रही है कि 90 दिन के भीतर हम जो है अपील दायर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सरकार भी चाहती है कि इनको बेल मिल जाए, ये सुरक्षित बाहर आ जाए। तो ये जो नजरिया है सरकार का कि विरोधियों के लिए तो तुरंत जो है अटॉर्नी जनरल जो है ऑर्डर मिलने से पहले ही, ऑर्डर की कॉपी मिलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं जी इसकी अपील हम जो है दायर करेंगे और आप जो है इनकी रिहाई मत करो। इस बारे में केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो इससे लगता है कि केंद्र सरकार भी या केंद्र सरकार के अधिकारी भी इस मामले में अभियुक्तों से मिले हुए हैं। अब ऐसे में ये बड़ा जघन्य अपराध है। हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में 75 सालों में ऐसा कोई मामला नहीं मिलेगा कि जिसमें बच्चों को 20 बच्चों को इस तरह अगवा किया गया हो, उनके साथ उनका मर्डर किया हो, फिर उनके साथ यौनाचार किया हो, फिर उनके शवों को खाया गया हो, फिर उनकी हड्डियों को फेंक दिया हो या छिपा दिया हो या गाड़ दिया हो और फिर उसके बाद ऐसा करने वाले अभियुक्त जो है सजा से बच जाए और बरी हो जाए। तो बरी होना जो है ये भारत के कानून के ऊपर, भारत की व्यवस्था के ऊपर और मोटे तौर पर मैं कहूँगा सीबीआई की कार्यप्रणाली पर एक तरह से तमाचा है और ये बताता है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ उन मामलों में कार्रवाई करती हैं जिसमें उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध देना होता है। अन्यथा वो जो है अभियुक्तों के साथ उनकी मिली भगत मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा सर, कोई तो लेके जाएगा ना, कोई तो आवाज उठाएगा। देखिए बच्चों के जो माँ बाप हैं वो जा सकते हैं, उनके परिवारजन जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा दायित्व सरकार का बनता है। सरकार को तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि हम कल ही जाएंगे और उससे ज्यादा मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो अनुच्छेद 142 है जिसमें जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनहेरेंट पावर है, उन्हें सुओ मोटो ये मामला अपने पास लेना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हम इसकी सुनवाई जो है जल्दी से जल्दी करेंगे। आज के समय में जो है अगर हम बात करें तो जो पंडेर है उसकी उम्र 78 साल है और कोहली की उम्र जो है इस समय 73 साल है। तो अगर इसमें अपील लगे और फिर अपील का फैसला 10, 15, 20 साल बाद हो तो समझिए कि ये दोनों जो है स्वाभाविक रूप से मर जाएंगे और सजा से वंचित हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा दायित्व जो है देश की सुप्रीम कोर्ट का है, उसे इस पर जो है इस मामले पर इन लोगों की रिहाई पर खुद जो है अनुच्छेद 142 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने देखा जैसिका लाल मर्डर केस में भी यही हुआ था और जज ने लिखा कि मुझे कोई सबूत नहीं मिला कि मैं इनको सजा दूं। 2G में भी यही हुआ, कोल स्कैम में भी यही हुआ कि जज कहता है जी सीबीआई ने जानबूझकर सबूत पेश नहीं किए, मैं सबूत मांगता रहा, सबूत नहीं आए। तो सबूत नहीं आए एजेंसी की कमजोरी की वजह से या नालायकी की वजह से या उन पे दबाव की वजह से ऐसा हुआ। तो एक तरह से तो ये केस बताते हैं कि सीबीआई की जो कन्विक्शन की दर है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है और वो जो है या तो अक्षम एजेंसी है या वो भारी दबाव में काम करती है। तो मैंने जितने उदाहरण आपको बताए अगर इन सबको मिलाया जाए तो न्याय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो जो है राजनीतिक प्रतिशोध के मामलों में तो तुरंत आगे रहता है कि मनीष सिसोदिया की बेल है नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के दूसरे मंत्री हैं उनकी सत्येंद्र जैन, उनकी सजा उनकी बेल नहीं होनी चाहिए। भीमा कोरेगांव वाले हैं उनकी बेल नहीं होनी चाहिए। कप्पन सिद्दीक कप्पन है उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मर्डर और इस तरह के जो सामूहिक जो क्रमवार जो अपराध होते हैं उनके बारे में हिंदुस्तान की जांच एजेंसी चाहे वो राज्य की पुलिस हो या सीबीआई हो, इनके हाथ पांव हमेशा ठंडे और ढीले हो जाते हैं और ये कार्रवाई नहीं करते और इससे देश के लोगों पर एक बुरा असर पड़ता है और अपराधियों को लगता है कि अपराध करके इन्हीं अपनी साठगांठ करके बच जाएंगे। और ये बड़ी दुखद बात है जो इस साल ये दूसरा तीसरा फैसला आया है, ये अपने आप में बड़ा चौंका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने निठारी कांड के नाम से मशहूर इस जघन्य हत्याकांड के बारे में पूरी डिटेल बताई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सीबीआई ने क्या अपना रुख लिया, किस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, तभी वो बरी हुए हैं। और अब देखते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा या नहीं, कौन जाता है, उस पर भी आप बने रहेंगे अपडेट के साथ। आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप न्यूज़ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी के साथ।